बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जो भी आपको लेक्चर्स करवाए जा रहे हैं उनमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और आज के लेक्चर में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस स्टार्ट करवाने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग अपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि लेक्चर का टाइम स्पेसिफिक होता है, सो हम तमाम क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस नहीं कर सकते। सो हमने 3 पार्ट्स में अपने लेक्चर को, अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सो चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ और स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3.2। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स दी गई हुई हैं, सो हमें उनको डिफाइन करना है। सो द फर्स्ट वन इज इनर्शिया। सो व्हाट इज इनर्शिया? Inertia of a body is its property due to which it resists any change in its state of rest or of motion. इनर्शिया अब किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जो कि उसमें होने वाली चेंज को रेजिस्ट करती है। तो अगर मैं इस बात को एक्सप्लेन करूं तो क्या मतलब इस बात का, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी अंदर एक प्रॉपर्टी है, पहले वो रेस्ट पे था तो मैं चाह रही हूँ कि वो मूव करे, सो उसे मूव करवाऊंगी अगर मैं, तो उसके अंदर अपनी उसकी प्रॉपर्टी है जो क्या करेगी, मोशन को रेजिस्ट करेगी। तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बेसिकली कॉल्ड इनर्शिया। अगर वो रेस्ट में है या वो मोशन में है, अपनी उसकी स्टेट को अगर हम चेंज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की तो वो उसे हमेशा रेजिस्ट करेगी। ठीक है, सो वो जो फोर्स रेजिस्ट करती है दैट इज बेसिकली कॉल्ड इनर्शिया। Galileo related the inertia of a body with its mass. Greater the mass of a body, greater is its inertia. अब जितना बॉडी का मास ज्यादा होगा उतना ही उसमें इनर्शिया ज्यादा होगा। सो रिलेशन इज इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी। मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा, मास कम तो इनर्शिया भी कम होगा। क्लियर? सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट इज मोमेंटम। सो मोमेंटम क्या होता है? हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मोमेंटम को भी काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। सो द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम आपको पता है कि किससे मिलकर बनता है, मास से एंड वेलोसिटी से। सो इट इज बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस। अब किसी भी बॉडी के अंदर जो उसमें मोशन प्रोड्यूस हो रही है उसके मास और वेलोसिटी की वजह से, दैट इज बेसिकली कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, द मोमेंटम p ऑफ अ बॉडी, मोमेंटम को हम किसे नोट करते हैं, p के साथ। सो मोमेंटम p ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m एंड इट्स वेलोसिटी v। तो जब हमने प्रोडक्ट किया तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, p इज इक्वल्स टू mv। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। तो जब भी आपको कोई भी डेफिनेशन आती है तो आपने क्या करना है, उसको डिफाइन करना है और साथ साथ उसका जो भी फॉर्मूला है वो आपने लाजमी मेंशन कर देना है। और इसके अलावा अगर इसके कोई यूनिट्स हैं तो वो भी आपने मेंशन कर देना है। तो हमारे केस में मोमेंटम का यहाँ पर क्या यूनिट है, मोमेंटम का यूनिट है न्यूटन सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और इसके अलावा मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी आप मेंशन कर दें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम अपने फॉर्मूला से देखें तो हमें क्या पता चलता है कि मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। क्लियर? सो द लास्ट जो पॉइंट है ये डिपेंडेंट का, ये आपकी मर्जी है, आप लिखना चाहें तो लिख दें, अगर आप नहीं भी लिखते तो इसका कोई इशू नहीं है, बट आप लिख देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स बेसिकली एक कुव्वत होती है। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। अब कोई भी बॉडी है या तो उसमें मोशन करवाएगी या उसको मोशन को रोकेगी। ठीक है, द फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि आपके पास एक गाड़ी है और वो मूव नहीं करी, रेस्ट पे है, तो उसे मूव करने के लिए क्या करना होगा, आपको उसे पुश देना पड़ेगा। ठीक है, सो जो दैट पुश इज बेसिकली कॉल्ड अ फोर्स। ठीक है, गाड़ी है, इसे अगर आपने मूव करवाना चाहते हैं कि मूव करे तो इसे पुश देना पड़ेगा ताकि ये मूव कर सके। सो मूव करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स। इसी तरीके से अगर कोई गाड़ी मूव करती हुई आ रही है और हम चाहते हैं कि इसे रोक दें, तो इसे रोकने के लिए भी हमें क्या है, इसको रोकने के लिए हमें इस पर ब्रेक्स अप्लाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो जब हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे इस पर तो क्या होगा, ब्रेक्स पर भी बेसिकली हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। सो इसका मतलब
रोकने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। और फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। क्रिकेट में आप देखते हैं कि बॉल करवाता है, बट बैट्समैन जब उसे फोर्स लगा के हिट करता है तो उसकी बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। सो फोर्स मूव भी करवा सकती है किसी ऑब्जेक्ट को, स्टॉप भी करवा सकती है किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को, और उसकी मोशन की जो डायरेक्शन है उसे भी चेंज कर सकती है। फोर्स का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, F इज इक्वल्स टू ma, और फोर्स का जो यूनिट है दैट इज न्यूटन। ठीक है। A force can also change the shape or size of a body on which it acts। अब एक बैलून है, उसमें अगर आपने हवा भरी हुई है तो अगर आप उस पर फोर्स लगाएं, उसे पुश करते हैं तो क्या होता है, साइज चेंज हो जाता है। तो फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज हो सकती है और उसका साइज भी चेंज हो सकता है। क्लियर। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर आप कोई भी साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, अगर आप पेडलिंग को स्टॉप कर देते हैं, पेडल नहीं मूव करवाते, तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद आप रुक जाते हैं। इसी तरीके से जब आप बॉल को थ्रो करते हैं तो स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक जाती है। सो वो क्यों रुक जाती है, कोई तो ऐसी ताकत है जो उसे मूव करवाने से रोक रही है। सो वो जो कुव्वत है बेसिकली दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन एज सून एज द बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड ओवर अ सरफेस। अब कोई भी सरफेस है हमारे पास, अगर हम उस पर अपने ऑब्जेक्ट को या पुश करें या पुल करें तो फोर्स जो है वो पैदा होती है जो कि उसकी मोशन को अपोज करती है। सो वो जो कुव्वत है, वो जो फोर्स है दैट इज बेसिकली कॉल्ड फ्रिक्शन। जब दो सरफेसेस को हम आपस में कांटेक्ट करवाएंगे तो वहां पर फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो जनरेट हो जाएगी। ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं कि फोर्स किस किस पे डिपेंड करती है। इन केस ऑफ सॉलिड, the force of friction between the two bodies depend upon the factors such as the nature of two surfaces in contact and the pressing force between them। ठीक है, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यहाँ से हमें ये चीज भी पता लगी। क्लियर। सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसकी एग्जांपल आपने ऐसी लेनी है कि आपने कोई भी स्टोन लेना है, उस स्टोन को आपने एक स्ट्रिंग के साथ अटैच कर देना है। ठीक है। एक एंड पे आपने स्टोन बांध दिया, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, एक एंड पे आपने ये स्टोन बांध दिया, दूसरे एंड को स्ट्रिंग के आपने पकड़कर घुमाना है। जब आप इसे घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो सर्कुलर पाथ में है। अब वो फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है, दैट फोर्स इज बेसिकली कॉल्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? A centripetal force is the force that keep the body to move in a circle। जो क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाती है, that force is called a centripetal force। The center seeking the force is called a centripetal force। वो फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रही होती है। ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो फोर्स है दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। It keeps the body to move in a circle। Centripetal force always acts perpendicular to the motion of a body। So ये जो पॉइंट है हमने अपने लेक्चर में काफ़ी डिटेल डिस्कस किया था। So मैं यहाँ पर इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि लेक्चर में इतना टाइम नहीं है कि मैं तमाम पॉइंट्स को डिटेल्ड एक्सप्लेन करूँ। So अगर आपका ये लेक्चर स्किप हो गया तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया था और वो क्या था, FC इज इक्वल्स टू mv²/r। So the next question is question number 3। So question number 3 में हमें दो स्पेसिफिक टर्म्स दी जाती हैं हर क्वेश्चन में और हमें इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। सो मैस एंड वेट, इस केस में हमें डिफरेंशिएट करना है। सो यहाँ पर मैं आपको एक टेबल की फॉर्म में इन दोनों के दरमियान जो भी डिफरेंस है वो दिखा देती हूँ। सो अब मैस स्टार्ट करते हैं। मैस से द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मैस। मैस बेसिकली क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो भी उसमें मैटर की क्वांटिटी होती है दैट इज बेसिकली कॉल्ड इट्स मैस, उसका वजन कहलाता है। ठीक है। इसके अंदर जितना भी मैटर होगा वो उसका वजन होगा। जबकि वेट क्या है, वेट एक फोर्स है विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। एक ऐसी फोर्स है जिसमें अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो फोर्स जो है दैट इज बेसिकली कॉल्ड वेट। क्लियर। सो द नेक्स्ट डिफरेंस इज द मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। अब हर जगह पर मास जो है वो कांस्टेंट रहता है क्योंकि आपको पता है कि मास
चेंज नहीं होता। वेयर एवर इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ और द सरफेस एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अब चाहे तो मैस को आप जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ में मेजर कर लें या उसकी किसी एंड पॉइंट में मेजर कर लें या किसी भी सरफेस के किसी भी पॉइंट पे मेजर कर लें, तो मैस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने मैस को सेंटर ऑफ अर्थ पे मेजर कर रहे हैं या ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मेजर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बरअक्स अगर हम वेट को देखें, द वेट ऑफ अ बॉडी इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी बट इट्स वैल्यू इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट प्लेसेस पे इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ये एक ऐसी फोर्स है जो ग्रेविटी की वजह से होती है। सिंस ग्रेविटी जो है वो अर्थ के डिफरेंट पॉइंट्स पे वेरी करती है, इस वजह से बॉडी का जो वेट है वो भी वेरी कर जाता है। ठीक है, सो मैस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, सो इट मीन्स दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और वेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन किस साइड पे होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। The next point is the SI unit of mass is kilogram, but the SI unit of weight is Newton. अब mass is measured by ordinary balance, ये मैंने आपको लेक्चर में भी दिखाया था कि ordinary balance किस टाइप का होता है। So mass को मेजर करने के लिए हम ordinary arm balance को यूज करते हैं, but weight को मेजर करने के लिए हमें spring balance की जरूरत होती है। ठीक है, spring balance में आपको अपने जब हमने लेक्चर में mass और weight को डिस्कस किया था वहां पर मैं spring balance भी आपको दिखा चुकी हूँ। ठीक है, तो आप वहां से दोबारा देख सकते हैं। द नेक्स्ट डिफरेंस इज मैस ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो, किसी भी बॉडी का मैस कभी जीरो नहीं हो सकता, बट वेट जीरो हो जाता है, वेट कैन बी जीरो। इसके अलावा द लास्ट पॉइंट इज इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी एंड वेट इज बेसिकली इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू mg। वेट का क्या फॉर्मूला है, W इज इक्वल्स टू mg। क्लियर, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। सो द नेक्स्ट इज एक्शन एंड रिएक्शन। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ जो था हमारा, उसमें हमने क्या डील किया था, हमने डील किया था कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, लेट्स से दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। ठीक है, सो होगा क्या, लेट अ बॉडी ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अदर बॉडी। ए ने बी पर एक फोर्स लगाई। ठीक है, ए बॉडी ने बी बॉडी पर एक फोर्स लगाई। द बॉडी बी this force and exerts a force on the body A। अब B ने क्या किया, जब इस पे फोर्स लगी है, तो इसने इस एक्शन का रिएक्शन देना। ये जो फोर्स है दैट इज बेसिकली एक्शन, जो पहले किया दैट इज एक्शन। अब उस एक्शन के अगेंस्ट बॉडी B ने एक रिएक्शन फोर्स लगाई A के ऊपर, दैट इज बेसिकली कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स, दिस वाज बेसिकली एन एक्शन फोर्स। जो पहले हुआ दैट इज एक्शन, उसके रिजल्ट में बी ने जो किया दैट इज बेसिकली रिएक्शन फोर्स। उसने भी इक्वल फोर्स लगाई ऑब्जेक्ट ए के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली एक्शन एंड रिएक्शन। अब नोट क्या करना है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। अब एक्शन हुआ है बॉडी बी पर, बट जो रिएक्शन हुआ है वो बॉडी ए पे हुआ। सो एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर होते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, अब होता क्या है, इसी एग्जांपल क्या है कि जो रॉकेट है, जो मैंने लेक्चर में डिस्कस किया था, मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन किया था, जब रॉकेट मूव करता है तो बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर, इंजन के अंदर जो गैसेज होती हैं वो बर्न करती हैं। तो जब वो बर्न करती है तो एक प्रेशर जनरेट होता है आउटसाइड। ठीक है, उन गैसेज की वजह से उसके वो एक्शन होता है अर्थ पे, और उसकी वजह से एक रिएक्शन जनरेट होता है जिसकी वजह से जो रॉकेट है वो अपवर्ड मूव करना शुरू करता है। ठीक है, तो ये था जी एक्शन और रिएक्शन की हमने एक एग्जांपल भी देख ली। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। इसे भी हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर में। तो पहले इन दोनों की डेफिनेशंस को देख लेते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है, अ फोर्स बिटवीन द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स व्हिच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स के स्लाइड करने के दरमियान पैदा हो। अब जिस तरह एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है, तो इसकी सरफेस पे आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, तो जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, जब हम इसकी ये दोनों सरफेसेस जो हैं आपस में इन कांटेक्ट आ जाएंगे। तो ये जो फोर्स इन दोनों स्लाइडिंग सरफेसेस के दरमियान होगी, दैट फोर्स इज बेसिकली कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वो क्या करेगी, इन दोनों की मोशन को अपोज करेगी। ठीक है, फोर्स बिटवीन द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला, which oppose the relative motion between them is called sliding friction।
और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, जो नेम से ही जाहिर हो रहा है, जो रोलिंग बॉडीज के दरमियान होती है। सो रोलिंग फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ रोलिंग बॉडी एंड अ सरफेस ओवर विच इट रोल्स। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास कोई भी व्हील है और इसे हम रोड पर मूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ से सिर्फ इतना सा पार्ट इन कांटेक्ट है, व्हील का अर्थ के साथ बहुत छोटा सा कांटेक्ट है, ठीक है। तो होता क्या है रोलिंग बॉडी में कि ये वाला जो पार्ट इन कांटेक्ट होता है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन जनरेट होती है दैट इज बेसिकली कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। ये रोलिंग बॉडी और सरफेस के दरमियान होती है। और हमें से क्या चीज यहाँ पर पता चली कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है वो ऑब्जेक्ट का पूरी एक साइड जो है वो इन कांटेक्ट होती है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, बट रोलिंग फ्रिक्शन में छोटा सा पार्ट जो है वो इन कांटेक्ट होता है सरफेस के साथ। तो इसका मतलब एरिया कम है तो फ्रिक्शन भी कम होगी, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। अब जब मैंने आपको न्यूटन्स के लॉ करवा रही थी तो मैंने वहां पर बताया था कि न्यूटन का ही एक लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। सो वो कौन सा लॉ है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो क्या था हमारा लॉ? A body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force acts on it। अब कोई भी बॉडी है वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखती है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मूव कर रही है तो मूव करेगी, अनटिल और अनलेस इस पे कोई फोर्स लगा के इसके पाथ को डिस्टर्ब ना किया जाए। यानी कि बॉडी जिस भी कंडीशन में होती है वो उसी कंडीशन में रहना चाहती है। और वो कब तक उसी कंडीशन में रहती है? जब तक उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इट इज डेंजरस टू ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस। अब वो कह रहा है कि बस की रूफ पर यानी कि बस की छत पर ट्रेवल करना क्यों खतरनाक है। अब जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर लेट्स से कि ये हमारी बस है, ठीक है, ये हमारी बस है, तो इसके ऊपर कोई खड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसका ट्रेवल करना क्यों खतरनाक है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो बॉडी का जो लोअर पार्ट है ये तो बस के साथ इन कांटेक्ट है, बट जो अपर पार्ट है वो बॉडी के साथ इन कांटेक्ट नहीं है। तो होगा क्या कि जब बस मूव करेगी तो सामने से आपको पता है कि फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कौन सी होगी? एयर की, इस तरह से एक्ट करेगी। सो जब इस बॉडी पर एक्ट करेगी, बस तो मूव करती चली जाएगी, बट जब वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स जो कि हम कहते हैं ड्रैग फोर्स है, जब ड्रैग फोर्स इस बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी तो वो अपना बैलेंस खो देगी, ठीक है। बिकॉज द ड्रैग और फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू एयर, एयर की वजह से जो फोर्स जनरेट हो रही है दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, और वी कैन से अ ड्रैग फोर्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी पर एक्ट करेगी, ठीक है। द पर्सन हु इज ट्रेवलिंग ऑन द रूफ ऑफ अ रनिंग बस ट्राई टू टर्न ओवर विच इज डेंजरस फॉर द पैसेंजर व्हाइल ट्रेवलिंग ऑन द लोअर पोर्शन रिमेन्स एट रेस्ट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोअर पोर्शन जो है ये बस के साथ इन कांटेक्ट है, ठीक है। तो जब बस मूव कर रही है तो लोअर पार्ट भी इजीली मूव करता जाएगा, बट जो अपर पार्ट है वो क्या करेगा? ड्रैग फोर्स की वजह से पीछे की डायरेक्शन को मूव करेगा, ठीक है। और होगा इससे क्या कि आपके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से बस की छत पे ट्रेवल करना मुश्किल हो जाता है या डेंजरस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देख लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज अ पैसेंजर मूव आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक्स अ टर्न। अब वो कह रहा है कि जब बस टर्न लेती है तो पैसेंजर आउटवर्ड क्यों मूव करते हैं। इसका आंसर ये है कि एन इनवर्ड नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेक अ टर्न इन अ सर्कल। अब जैसे कि हमें पता है कि ये एक लेट्स से एक टर्निंग पॉइंट था, अब बस यहाँ से आ रही थी, ठीक है। सो जब टर्न आया तो बस सीधा मूव करना चाहती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया इनर्शिया है उसमें, तो बस चाहती है कि वो जिस कंडीशन में जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो उसी को कंटिन्यू रखे। बस पीछे से स्ट्रेट पाथ में आ रही थी, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि हमने तो टर्न ले लिया, बट इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या करेगी? इसे सीधा मूव करवाएगी, ठीक है। उस इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से बेसिकली होता ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर की तरफ आउटवर्ड मूव करता है। अब होगा क्या कि इस ऑब्जेक्ट ने तो सीधा मूव करना चाहा, बट इस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स लगेगी अंदर से जो कि इसे अपनी तरफ खींचेगी ताकि ये इस पाथ को फॉलो करे, कर्व्ड पाथ को। वो जो फोर्स इसे इनवर्ड खींचेगी दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैसेंजर विल मूव आउटवर्ड। हमें पता है कि जब इसको फोर्स इनवर्ड लगेगी यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी तो इसके रिएक्शन में एक फोर्स जनरेट होगी।
फीटल फोर्स के एक्शन में एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होगी जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। अब जो वो फोर्स पैसेंजर्स पर एक्ट करेगी तो पैसेंजर जो है वो आउटवर्ड मूव करेंगे जब भी बस टर्न लेगी। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि एक्शन और रिएक्शन का बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि एक्शन हुआ और उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होगी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जब वो पैसेंजर्स पर एक्ट करेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोशिश करेगी कि ऑब्जेक्ट जो है वो सीधे रास्ते में मूव करे, ठीक है, मतलब सर्कल की जो मोशन है उसे अपोज करेगी। तो जब उसे अपोज करेगी तो पैसेंजर जो है वो आउटवर्ड मूव कर सके, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर एंड आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।